नमस्कार दोस्तों, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। पिछली वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उपगम पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उपगम और साथ में संगठन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ डेफिनेशन दी गई है। मनुष्य, शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी और धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। ये किसकी डेफिनेशन है? ये किसने कहा था? ये कहा है मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विषय में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने प्रबल हैं कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। किसने कहा? ये डेफिनेशन किसकी है? ये कहा है मॉर्गेनथाउ ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण संबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, किससे संबद्ध है? ये संबंध है कॉडसेंट की विचारधारा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 3 का राइट आंसर होगा, कॉडसेंट की विचारधारा से। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य होने वाले शक्ति संघर्षों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। किसने कहा? ये वाली डेफिनेशन किसकी है? ये है मॉर्गेनथाउ की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नामक कृति के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है मॉर्गेनथाउ की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट में देखिए, कंटेम्प्रेरी थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन नामक कृति के रचयिता कौन है? कंटेम्प्रेरी थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन, ये बुक किसकी है? तो ये बुक जो है वो है स्टेनले हॉफमैन की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक कृति के रचयिता कौन है? सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये किसकी पुस्तक है? ये वाली ये है मॉर्टन कैप्लॉन की। मॉर्टन कैप्लॉन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवाद के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? यथार्थवाद के कितने सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए थे मॉर्गेनथाउ ने? ये किए थे 6। कल भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत का विकास करने वाला विद्वान था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत का विकास किसने किया था? खेल सिद्धांत का विकास मार्टिन शूबिक, कार्ल ड्वाइस और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न, ये तीनों ने। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हमारा यहाँ 9 का राइट होगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय विश्लेषण को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? निर्णय विश्लेषण लाने का श्रेय किसे दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? ये श्रेय दिया जाता है रिचर्ड स्नाइडर को, HW ब्रूक को, बर्टन सेपिन को भी। तो उपयुक्त सभी को डी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सौदेबाजी सिद्धांत का प्रणेता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सौदेबाजी सिद्धांत का प्रणेता कौन था? वो था थॉमस शेलिंग। ऑप्शन नंबर ए थॉमस शेलिंग करेक्ट आंसर। द पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स बार्गेनिंग इन इंटरनेशनल क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स बार्गेनिंग इन इंटरनेशनल क्राइसिस, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है ओरान यंग की। ऑप्शन नंबर ए ओरान यंग करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत किसने लागू किया था? ये किया था डायज ने। ऑप्शन नंबर ए डायज। नेक्स्ट देखिए, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसकी है? ये भी डायज की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, मार्टिन कैप्लॉन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के कितने प्रतिमान प्रस्तुत किए? मार्टिन कैप्लॉन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के कितने प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं? तो इन्होंने प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन है, कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी हुई होती है। किसने कहा है? ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है मॉर्गेनथाउ की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंटरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक। नेशनल इंटरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जोसेफ फ्रैंकेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे फिर डेफिनेशन देखिए, व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार में सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं, राष्ट्रीय हित हैं। किसने कहा है? ये डेफिनेशन किसकी है?
ये डेफिनेशन है चार्ल्स लर्च एवं अब्दुल सैयद की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की सुरक्षा है, तो राष्ट्र की सुरक्षा क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा है प्रथम कोटि का हित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक ऐसा दृढ़ स्तंभ है जिस पर हम सुदृढ़ विश्व का निर्माण कर सकते हैं, किसने कहा? ये वाली डेफिनेशन किसकी है? ये कहा है ट्रूमैन ने। ऑप्शन नंबर सी ट्रूमैन करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कूट वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ये उद्देश्य बताए गए हैं, तो यहाँ कूटों में से सही उत्तर हमने चयनित करना है। पहला जो उद्देश्य बताया गया है, सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तीसरा है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया को गति देना। और चौथा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीयवाद सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। तो यहाँ नीचे कूट दिए गए हैं, तो कौन सा सही है इसमें से? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, क्योंकि ये चारों उद्देश्य जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ये सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की किस धारा में इसके मौलिक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है? कौन सी धारा में इसके मौलिक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है? धारा 2 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को किसने संसार की नगर सभा कहा? जो उसकी महासभा है यूएनओ की, इसको किसने संसार की नगर सभा कहा है? ये कहा है शूमान ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को किसने विश्व की लघु संसद कहा? अब किसने विश्व की लघु संसद कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को? ये कहा है सीनेटर वेडर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए सीनेटर वेडर्नबर्ग राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3 या 5। तो ये प्रतिनिधि भेज सकता है 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास किया गया। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कब पास किया गया? ये पास किया गया सन 1950 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य हैं राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता तथा सीमाओं की सुरक्षा। ये किसने कहा है? ये वाली डेफिनेशन जो है ये है पेडलफोर्ड एवं लिंकन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डेफिनेशन, महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने के योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये किसने कहा है? ये कहा है गुडरिच ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किसने संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहकर पुकारा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किसने संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहकर पुकारा है? ये कहा है डॉक्टर पार्मर एवं पर्किंस को। पर्किंस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या है 15। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1965 में इसकी सदस्य संख्या थी 11। इसके बाद इसकी सदस्य संख्या 15 हुई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अब स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो 15 टोटल सदस्य हैं इसमें, जिसमें कि 5 सदस्य जो हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें से कौन कौन से हैं? चीन, रूसी संघ, फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहकर संबोधित किया किसने? किसने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा है डेविड क्रशमैन ने। ऑप्शन नंबर ए डेविड क्रशमैन यहाँ राइट आंसर होगा। 34 यहाँ कथन वाला, यहाँ कूट वाला क्वेश्चन है एक। निम्नलिखित में से सही कथनों को अलग कीजिए। तो सुरक्षा परिषद से संबंधित ये यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
1, 2, 3 और 4 ये सही हैं, चारों ही ये पॉइंट जो हैं सुरक्षा परिषद से संबंधित ये सही हैं। पहला पॉइंट, सुरक्षा परिषद के 10 स्थायी सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर होता है, सही है। इसमें पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य, पश्चिमी यूरोप से 2, दक्षिण अमेरिका से 2 और अफ्रो एशियाई राष्ट्रों से 5 प्रतिनिधि सदस्य चुनकर आते हैं, ये भी सही है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत के द्वारा 2 वर्ष के लिए करती है, ये भी सही है। और जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसे उसी साल पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है 34 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 35, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1946 1946 में, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में, ऑप्शन नंबर सी हेग राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 37। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या यह है 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य कब बना था? ये बना था 1945 को, 1945, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 41 में देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे, महासचिव के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग्य निर्भर करता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है सिडनी वैली ने, ऑप्शन नंबर ए सिडनी वैली ने ये स्टेटमेंट दी है। महासचिव एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधानमंत्री बन गया, किसने कहा? ये वाली स्टेटमेंट किसकी है? ये कहा है मार्गेन थाउ ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है, एजेंडा फॉर पीस प्रस्तुत किया गया, एजेंडा फॉर पीस कब प्रस्तुत किया गया? 1992 1992 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे, सार्क की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 45, सार्क की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सार्क की स्थापना हुई 7-8 दिसंबर 1985 को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। कई बार ऑप्शन में 8 दिसंबर आता है, कई बार 7 आता है, तो 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुई थी और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद को प्रवर्तन भुजा किसने कहा? सुरक्षा परिषद को प्रवर्तन भुजा किसने कहा है? तो सुरक्षा परिषद को प्रवर्तन भुजा कहा है एएच डॉक्टर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से 15 कब की गई? पीछे यह भी डिस्कस किया, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से 15 कब की गई? 1965 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं क्या हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन सी हैं? वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त है सिर्फ स्थायी सदस्यों को, सिर्फ अस्थायी सदस्यों को, उपयुक्त ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है सिर्फ स्थायी सदस्यों को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। वीटो शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलता है कौन से घोषणा पत्र में, प्रस्तावना में, अनुच्छेद 24 में, या कहीं पर भी नहीं? तो वीटो शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ में कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है कहीं पर भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ नहीं होगा। आगे मिलान वाला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही कथनों का हमने चयन करना है। पहला कथन क्या है देखिए, किसी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में सुरक्षा परिषद यदि कदम उठा रहा हो तो उस सदस्य को वीटो का कोई असर नहीं होगा जो उस विवाद में शामिल है।
दूसरा पॉइंट है, अगर क्षेत्रीय व्यवस्था संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत किसी विवाद पर सुरक्षा परिषद में फैसला किया जा रहा हो तो वहां पर भी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, अगर कोई स्थायी सदस्य अपना विरोध प्रकट करना चाहता है हो तो वह ऐसा करने के लिए अनुपस्थित हो जाए तो इसे वीटो नहीं माना जाएगा। आगे जो चौथा पॉइंट है वो है, समय व परिस्थितियों के आधार पर वीटो शक्ति आंशिक तौर पर अस्थायी सदस्यों को भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है ये यही केवल सही है। इसमें देख लीजिए आप, पहला, दूसरा और तीसरा ये कथन सही है, चौथा कथन जो है ये गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद की कुल सदस्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसकी कुल सदस्य संख्या है 54, 54। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामाजिक आर्थिक परिषद स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो चुनाव होता है 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 3 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद का चुनाव होता है। सदस्य संख्या 54। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा कि सामाजिक आर्थिक परिषद बातूनी सुरक्षा परिषद की चुप्पी जुड़वा बहन है? ये किसने कहा है? ये कहा है वेंडेन एवं हेगन ने। वेंडेन एवं हेगन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ 53 का राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, एक क्षेत्रीय व्यवस्था 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच एक दीर्घकालीन समझौता होता है जो विशिष्ट परिस्थितियों में राजनीतिक, सैनिक एवं आर्थिक क्रिया करने में सहायक होता है, बशर्ते कि वचनबद्धता परिभाषित क्षेत्र या विशिष्ट राज्यों तक फैली हो। ये किसने कहा है? ये कहा है हॉस एवं हाइलिंग ने। ऑप्शन नंबर बी, हॉस हाइलिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। 55, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र या कई राज्य आ जाते हैं जो कम से कम एक उद्देश्य के लिए इसे बाकी क्षेत्रों से अलग रखते हैं। ये किसने कहा? ये वाली डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है सलीचर की। ऑप्शन नंबर ए, सलीचर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? ये अभी हमने पीछे ही पूछा था क्वेश्चन। सार्क की स्थापना हुई ढाका में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और इसमें जो सदस्य हैं कितने हैं? सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं इसमें। कितने हैं? 8। पहले 7 थे, उसके बाद अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना है सार्क का, अफगानिस्तान। जो 8 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और 8वां जो सदस्य बना वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देशों की संख्या अभी डिस्कस किया, वो कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो बताइए, अभी हमने डिस्कस किया पीछे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क संगठन बनाने का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? सार्क संगठन बनाने का सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो ये दिया था जियाउर रहमान ने। जियाउर रहमान ने। ऑप्शन नंबर बी 59 का राइट आंसर। सार्क देशों का शिखर सम्मेलन संपन्न होता है कब? सार्क देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो कब संपन्न होता है? प्रतिवर्ष, हर साल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, दिसंबर 1985 में सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 1985 में सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन था वो कहाँ संपन्न हुआ? ढाका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सार्क में सर्वाधिक अंशदान प्रदान करता है कौन? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या बांग्लादेश। तो सार्क में सर्वाधिक अंशदान प्रदान करता है भारत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2010 में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था 16वां शिखर सम्मेलन सार्क का? ये हुआ था थिम्पू में। ऑप्शन नंबर ए भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्टा समझौता लागू किया गया। साप्टा समझौता, देखिए साप्टा की फुल फॉर्म क्या है? साप्टा की फुल फॉर्म है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये है साप्टा की फुल फॉर्म, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, यानी कि सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता। ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1995, 1995। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
और इसका गठन हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2010 को सार्क ने मनाया है। ये जो अवधि है इसको सार्क ने क्या मनाया है? इसे सार्क ने मनाया है सार्क बाल अधिकार दशक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए, सार्क बाल अधिकार दशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान की स्थापना हुई। आसियान की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान की स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 8 अगस्त 1967 को। और आसियान जो है, देखिए आसियान की फुल फॉर्म क्या है? आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? थाईलैंड के बैंकॉक में। सदस्य कितने हैं इसमें? इसमें सदस्य हैं 10। आसियान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। आगे वही क्वेश्चन है, देखिए 10 सदस्य कौन कौन से हैं? वो 10 सदस्य हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 सदस्य हैं आसियान के। अगले क्वेश्चन ये आसियान की सदस्य संख्या कितनी है? 10 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं है? अभी डिस्कस किया पीछे। आसियान का सदस्य देश इनमें से कौन नहीं है? तो पाकिस्तान आसियान का सदस्य देश नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राज्यों का संगठन ओएएस की स्थापना हुई। ओएएस की स्थापना कब हुई थी? ओएएस की स्थापना हुई थी 1948 1948 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अफ्रीकी संघ द अफ्रीकन यूनियन अस्तित्व में आया। अफ्रीकन यूनियन का अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 2002 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी संघ की अखिल अफ्रीकी संसद स्थापित की गई। अफ्रीकी संघ जो है इसकी अखिल अफ्रीकी संसद कब स्थापित की गई? ये की गई त्रिपोली में। कब नहीं, सॉरी, कहाँ स्थापित की गई? त्रिपोली में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ त्रिपोली राइट आंसर होगा। आगे है, अरब लीग की स्थापना हुई थी। अरब लीग की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1945 को। ऑप्शन नंबर ए 72 का करेक्ट आंसर होगा, अरब लीग। और अरब लीग जो है इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 इसके सदस्यों की संख्या है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काहिरा, मिस्र में। अगला क्वेश्चन यही है, अरब लीग की सदस्य संख्या 22। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजस की स्थापना कब हुई? एंजस की स्थापना हुई 1951 में, 1951। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एंजस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एंजस का मुख्यालय है कैनबरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की स्थापना हुई 1960 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, G77 का स्थापना वर्ष, यानी कि G77 की स्थापना कब हुई? G77 की स्थापना हुई 1964 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। G77 की कुल सदस्य संख्या कितनी है? G77 की कुल सदस्य संख्या एट प्रेजेंट जो है अभी में 134 है। 134 इसकी सदस्य संख्या है। और यह विकासशील देशों का एक संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है विकासशील देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1995 1995 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है, 8 मुस्लिम देशों विकासशील का संगठन कौन सा है? 8 मुस्लिम देशों विकासशील देशों का संगठन कौन सा है? ये संगठन है D8। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर D8 8 मुस्लिम देशों का संगठन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे, एपेक की स्थापना कब हुई? एपेक की स्थापना हुई 1989। ऑप्शन नंबर ए 82 का राइट आंसर होगा। 1989 में एपेक की स्थापना हुई थी। आगे पूछा गया है, 7 विकसित देशों के संगठन G7 की सदस्य संख्या कितनी है? G7 की सदस्य संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स G7 की सदस्य संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब G7 की सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। 1997 में 1997 में एक सदस्य देश इसके साथ जोड़ा गया, वो है रूस। रूस इसके साथ मिल गया, तब इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। अब ये जो 8 सदस्य हैं G7 के, ये कौन कौन से हैं? ये हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA, कनाडा। और 8वां जो सदस्य बना वो बना रूस 1997 में।
84 में देखिए नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुई 1949 में, 1949, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करने वाला संगठन कौन सा है? मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन सा संगठन बना है? वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी। अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है, किसने कहा? ये डेफिनेशन किसकी है? ये है आर्गिन्स्की की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शक्ति का उदय होता है, राष्ट्रीय शक्ति का उदय कैसे होता है, किस में होता है? इसका उदय होता है आत्मरक्षा और अपने प्रभाव का विस्तार करने में। तो बी, ए और बी दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन ए और बी राइट होगा इसमें 7 का। आगे पूछा गया है राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व क्या है? राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व सभी हैं, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, प्राविधिक ज्ञान, सुशासन, विचारधारा। तो सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी होती है, ये डेफिनेशन किसी की है? ये किसने कहा है? ये कहा है मार्गेनथाउ ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 90 क्वेश्चन में देखिए राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि का प्रमुख साधन क्या है? राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि का प्रमुख साधन तो कूटनीति, प्रचार, आर्थिक साधन, युद्ध, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद सभी हैं। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे डेफिनेशन दी गई है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये, देखिए किसी राष्ट्र के वैदेशिक संबंधों का इसके कूटनीतिज्ञों द्वारा संचालन करना राष्ट्रीय शक्ति के लिए शांति के समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि युद्ध के समय राष्ट्र शक्ति के लिए सैनिक नेतृत्व द्वारा चक्रव्यूह व दाव पेंचों का संचालन। यह वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उन मामलों में अधिक से अधिक प्रभावशाली रूप से प्रयोग में लाया जाए जो कि हितों में सबसे स्पष्ट रूप से संबंधित है, किसने कहा? ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है ये किसकी है? ये स्टेटमेंट है मार्गेनथाउ की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए विचारधाराएं राजनीतिक कार्यों के वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए पर्दा हैं, किसने कहा? ये किसने कहा है? ये भी मार्गेनथाउ ने कहा है, राइट आंसर इसमें ए। आगे है अस्पष्ट विचारधाराओं का उदाहरण क्या है? इनमें से अस्पष्ट विचारधाराओं का उदाहरण जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अस्पष्ट विचारधाराओं का उदाहरण तो सभी हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा, संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा और शांति की विचारधारा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा 93 का। विशिष्ट विचारधाराओं का उदाहरण इसमें पूछा गया है, विशिष्ट विचारधाराओं का उदाहरण ये भी सही, इसमें ए और बी यथास्थिति की विचारधारा और साम्राज्यवाद की विचारधारा। तो डी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों ये जो हैं ये विशिष्ट विचारधाराओं का उदाहरण है। आगे फिर से डेफिनेशन युद्ध 2 या 2 से अधिक राज्यों में अपनी सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस उद्देश्य से किए जाने वाला संघर्ष है कि दूसरे पक्ष को पराजित किया जाए और विजेता उस पर शांति स्थापित करने की मनचाही शर्तें थोप दे। ये किसने कहा है? फ्रेंड्स ये कहा है ओपेनहीम ने, ओपेनहीम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 में देखिए द कॉजेज ऑफ वार एंड द न्यू रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक, द कॉजेज ऑफ वार एंड द न्यू रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है टर्नर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे है द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीवन जे रोजन और वाल्टर ए जोन्स, दोनों हैं। तो डी ऑप्शन ए और बी राइट होंगे। 98 में देखिए युद्ध के कारणों में भय को प्रधान कारण माना है, किसने? युद्ध के कारणों में भय को प्रधान कारण किसने माना है? तो ये माना है स्टीड ने, ऑप्शन नंबर ए स्टीड राइट आंसर होगा। 99 में देखिए मनुष्य अब तक कोई ऐसी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहा है जो युद्ध से पूर्णतः मुक्त रहे। ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट पामर एवं परकिंस की है, ऑप्शन नंबर डी पामर एवं परकिंस राइट आंसर होगा 99 का। आगे हमारा 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। युद्ध का प्रमुख कार्य क्या है? युद्ध का प्रमुख कार्य और न्याय की स्थापना, शोषण का विरोध, आधुनिक विश्व का निर्माण। तो सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जितने भी संगठन थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।